हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड। अब इस चैप्टर पर वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनका कमेंट आया कि आप कॉलोनियलिज्म वाले चैप्टर पर वीडियो बनाओ। अब मेरा प्लान ये था कि जैसे कि 1 मंथ रिमेनिंग है बोर्ड एग्ज़ाम में, सो मैं आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करूँ जिससे कि आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और साथ ही में आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चंस 12th बोर्ड के अंदर आते हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस डालूंगा। और हाँ, जो भी इस चैनल पर न्यू है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्या होगा, मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ अपलोड होगी वो आपके पास इंस्टेंट पहुँच जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब जो ये चैप्टर है वो 18th सेंचुरी के अराउंड चलेगा। अब जो ये चैप्टर है वो कौन सी बुक का है? हिस्ट्री की मॉडर्न बुक का। तो उसके अंदर हम ब्रिटिशर्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स की। देन यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मीन टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड। अब जो कॉलोनियल रूल था, अब जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उसका मीन, वो जो कंट्री साइड में जो लोग थे, जो विलेजेस में लोग थे, वो इस कॉलोनियल रूल का क्या मीन निकालते थे, ये हम जानेंगे। स्टडी अबाउट, अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे हम? ज़मींदार्स ऑफ द बंगाल। अब ये चैप्टर पूरा बंगाल के ऊपर है। अब बंगाल के ऊपर ही क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे वो ट्रेड के पर्पस से आए थे, तो उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और उन्होंने जो सबसे पहले अपना जो मोनोपोली स्टार्ट की वो कहाँ की थी? बंगाल के अंदर। इसलिए हम जो ये चैप्टर है वो पूरा बंगाल के ऊपर बेस्ड है। देन राजमहल हिल्स वेयर पहाड़ियाज और दी संथाल्स। अब ये दोनों कम्युनिटी है, उनके बारे में जानेंगे कि वो सफ़र कैसे करे। देन हाउ EEIC, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्टेब्लिश्ड इट्स राज, उसने अपना राज इस्टेब्लिश कैसे किया, अपनी जो रिवेन्यू पॉलिसीज थी उन्होंने वो कैसे इम्प्लीमेंट की, अब उससे जो इफ़ेक्ट क्या हुआ रिच और पुअर लोगों पर। देन सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर के सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना। रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, जितने भी रिवेन्यू रिकॉर्ड्स है, सर्वेज हुए, जर्नल्स एंड अकाउंट्स लेफ्ट बाय सर्वेयर्स एंड दी ट्रैवलर्स, एंड लास्ट वन रिपोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। देन वी कम टू दी फर्स्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, बंगाल एंड द जमींदार्स। कॉलोनियल रूल फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। ये मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे पहले जो कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? बंगाल के अंदर। दे इस्टेब्लिश अ न्यू रिजीम ऑफ लैंड राइट्स। अब वहाँ पर उन्होंने न्यू लॉज इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, जिसमें से पहला था लैंड राइट्स पर एक नया लॉ बना दिया, एंड न्यू रिवेन्यू सिस्टम वो लेकर आए। अब ये हो गया बंगाल और ज़मींदार्स का इंट्रो। अब उसकी जो फर्स्ट सब हेडिंग है वो है एन ऑक्शन इन बुर्दवन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एन ऑक्शन वाला। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा पूरे चैप्टर में। ऐसा क्या था देखते हैं। इन 1797 ऑक्शन इन बुर्दवन। अब 1797 के अंदर ऑक्शन हुआ बुर्दवन। अब बुर्दवन बेसिकली एक जगह का नाम है, तो वहीं पर एक ऑक्शन हुआ। अ नंबर ऑफ महल्स एस्टेट्स, जो भी एस्टेट्स थे उनको सोल्ड आउट किया। अभी किसके एस्टेट्स थे? जो राजा था बुर्दवन का, उसके जितने भी एस्टेट्स थे, महल थे, उन सबको ऑक्शन में लगा दिया। EEIC मतलब ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स्ड रेवेन्यू दैट हैड टू पेड बाय जमींदार्स। अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बेसिकली ब्रिटिशर्स भी बोल सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया? फिक्स्ड रेवेन्यू, मतलब एक फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम बना दिया। इसमें क्या था कि जो ज़मींदार थे उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। अगर नहीं देते थे, इफ़ नॉट पेड देन ऑक्शन, अगर नहीं देते थे तो लाओ तुम्हारी ज़मीन हमें दे दो, देन ऑक्शन होता था। अब जो ये सिस्टम था, जो फिक्स्ड रेवेन्यू किया था, उसको एक टर्म दी गई है परमानेंट सेटलमेंट, जो कि कब लागू हुआ था? 1793 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट, नाम नोट कर लेना। देन न्यूमरस परचेसर्स। अब ऑक्शन हो रहा है तो बहुत सारे लोग आएंगे खरीदने, तो बहुत सारे परचेजर्स आए, केम एट द ऑक्शन, बट कलेक्टर सोन फाइंड स्ट्रेंज ट्विस्ट। अब जो वहाँ का कलेक्टर था उसने एक नोटिस किया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो एक ट्विस्ट निकल के आया, एक बहुत ही बड़ा एक बोल सकते हैं ट्विस्ट। वो क्या था? जो परचेजर थे जितने भी आए थे वहाँ पर ऑक्शन के अंदर, वो सब सर्वेंट्स थे और एजेंट्स थे राजा के। कौन से राजा के? जो बुर्दवन का राजा था, जिससे ज़मीन
छीनी जा रही थी, मतलब ऑक्शन में लगाई जा रही थी, तो वो सब उसके एजेंट्स थे। तो इससे क्या हुआ, जितनी ज़मीन ऑक्शन में लगी उतनी की वापस ही किसके पास, राजा के पास पहुंच गई। किसके थ्रू, जो भी उसके परचेजर्स थे, जो सर्वेंट्स और एजेंट्स बन के आए थे। देन 95% सेल वॉज फेक। अब जिसमें से 100 में से 95% जो भी सेल हुई वो सब फेक थी। देन द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रिवेन्यू। अब बात करते हैं कि ज़मींदार की ऐसी क्या सिचुएशन होती थी कि वो रिवेन्यू पे नहीं कर पाता था। ये सेकंड सब हेडिंग है। ओवर 75% ज़मींदारी चेंज्ड हैंड्स आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट। अब जो 75% ज़मींदारी थी चेंज हो गई परमानेंट सेटलमेंट लागू होने के बाद, मतलब कि फिक्स्ड रेवेन्यू लागू हो गया। अब जो भी ज़मींदार पे नहीं कर पाता था तो उससे ऑक्शन लगता था, तो वो जो भी एस्टेट है वो दूसरे के हैंड में चला जाता था। तो इस तरह जो 75%, जो 75% ज़मींदारी थी वो चेंज हो गई एक पर्सन से दूसरी पर्सन में इन दी परमानेंट सेटलमेंट। अब देखते हैं बैकग्राउंड, मतलब कि जो राजा था बुर्दवन का वो रिवेन्यू क्यों नहीं पे कर पा रहा था, उसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था। कि जो ये टाइम पीरियड चल रहा है वो 1770s का चल रहा था। तो इसमें क्या था कि जो रूरल इकोनॉमी थी बंगाल की वो क्राइसिस के अंदर चल रही थी। उस समय फेमाइंस थे और जो एग्रीकल्चर जो आउटपुट था वो भी बहुत कम था। इसलिए जो पीजेंट्स है वो राजा को रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, और जो राजा है वो ब्रिटिशर्स को रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसकी जो जितनी भी एस्टेट्स थी वो सब ऑक्शन में चली गई थी। अब इसको टैकल करने के लिए जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इससे एग्रीकल्चर आउटपुट सब बढ़ जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है कि जब प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी राइट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ है उनको सिक्योर कर दिए जाए, और साथ ही में जो रिवेन्यू है, जो रिवेन्यू जो राजा देते हैं ब्रिटिशर्स को उसको परमानेंट कर दो। मतलब कि अभी 1000 रिवेन्यू देना पड़ रहा है तो परमानेंट कर दो, वो हमेशा ही 1000 रहेगा। अब इससे क्या होगा कि रिवेन्यू परमानेंट कर देंगे तो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाएगा, ब्रिटिशर्स का रेगुलर इनकम आने लगेगी, और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका प्रॉफिट आएगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट की है एग्रीकल्चर के अंदर एंटरप्रेन्योर्स ने तो उसका प्रॉफिट भी आएगा, तो ऐसे जो इकोनॉमी है वो सही रहेगी। अब इससे क्या हुआ कि एक न्यू क्लास एमर्ज होकर आई जिसका नाम है यमन फार्मर्स एंड रिच लैंड ओनर्स, जो कि क्या थे, लॉयल थे कंपनी के। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यू क्लास निकल के आई, ह्यूमन फार्मर्स एंड रिच लैंड ओनर्स। अब जो परमानेंट सेटलमेंट था वॉज मेड विथ राजाज एंड तालुकदार्स। अब जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो फिक्स्ड रिवेन्यू है वो किसको देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, तो कुछ डिबेट्स हुई, उसके बाद कंफर्म कर दिया गया कि जो राजाज है और जो तालुकदार्स है बंगाल के, उनको जो परमानेंट सेटलमेंट में लाया जाए जिससे कि वो रिवेन्यू पे करेंगे। देन नाउ कॉल्ड ज़मींदार। अब जो तालुकदार्स हैं उन्हें ज़मींदार भी बोल सकते हैं। वैसे तालुकदार क्या होता है कि एक ताल्लुक का जो मेंटेन करेगा उसे तालुकदार बोलते हैं, तो ज़मींदार भी बेसिकली वही होता है। ज़मींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर इन विलेज बट अ रिवेन्यू कलेक्टर ऑफ स्टेट। अब जो ज़मींदार था, जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था, वो लैंड ओनर नहीं था बल्कि रिवेन्यू कलेक्टर था जो स्टेट के लिए रिवेन्यू कलेक्ट करता था। देन अब जो नेक्स्ट सब एडिंग है वो है वाई ज़मींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। अभी इसमें बताया कि ज़मींदार पेमेंट्स देने में क्यों कतराते थे, या फिर बोल सकते हैं पेमेंट्स क्यों नहीं दे पाते थे। अब इसके 4 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि वाई ज़मींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। जिसमें फर्स्ट है इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। अब जो ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो डिमांड्स रखी, जो रिवेन्यू रखा, वो स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा रखा। इससे क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे वो पे नहीं कर पा रहे थे ज़मींदार्स को रिवेन्यू। देन सेकंड है हाई डिमांड इम्पोज्ड इन 1790s। अब जो ये हाई डिमांड रखी वो कब रखी, 1790s के टाइम पर। अब 1770s के टाइम पर क्राइसिस है, फेमाइंस है, जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बहुत कम है, तो जो 1790s के अंदर भी क्राइसिस और ये सब सिचुएशन थी, इसलिए वो हाई डिमांड जो रखे थे वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी पीजेंट्स के द्वारा। अब इसमें एक टर्म दिया है रियोट्स। अब रियोट्स बेसिकली पीजेंट्स के लिए बोला गया है कि वो ज़मींदार्स को रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हाई डिमांड थी। देन थर्ड आता है रिवेन्यू वॉज इनवेरिएबल ऑफ हार्वेस्ट। अब रिवेन्यू पहली बात तो बहुत ज़्यादा रख दिया, साथ ही में 1790s के टाइम पर ही रखा, और जो रिवेन्यू था वो इनवेरिएबल था हार्वेस्ट के, मतलब जितना हार्वेस्ट होता था उससे कहीं ज़्यादा रिवेन्यू था, इसलिए वो पे नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें एक लॉ है सनसेट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सनसेट लॉ। अब इसमें क्या होता था कि एक स्पेसिफिक डेट दी जाती थी कि आपको इस दिन ही रिवेन्यू पे करना पड़ेगा,
तो अगर उस दिन की सनसेट को, मतलब उस दिन की शाम को अगर वो पेमेंट नहीं आता था, तो जो उसकी ज़मीन से जो ज़मींदार की जो एस्टेट्स हैं उनको ऑक्शन कर दिया जाता था। सनसेट लॉ, मतलब सनसेट से पहले पेमेंट आना ज़रूरी है। देन फोर्थ है परमानेंट सेटलमेंट लिमिट द पावर ऑफ द ज़मींदार। अब जो पावर, ये परमानेंट सेटलमेंट था, उसने जो ज़मींदार की पावर थी वो लिमिट कर दी थी, एक सीमित दायरे में रख दी थी। अब ज़मींदार के पास कौन कौन सी पावर्स थी देखते हैं। ज़मींदार ट्रुप्स डिसबैंडेड। अब ज़मींदार के पास खुद के ट्रुप्स भी हुआ करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने डिसबैंड कर दिया उनको। जो ज़मींदार की जो कोर्ट्स होते थे ज़मींदार के, और जो कस्टम ड्यूटीज़ जो ज़मींदार लगाता था, उन सब पर ब्रिटिशर्स ने एक तरह से बोल सकते हैं उन सबको ख़त्म कर दिया। देन लोकल जस्टिस, जो ज़मींदार एक तरह से राजा का रोल प्ले करता था, वो लोकल जस्टिस भी संभालता था और लोकल पुलिस भी संभालता था, वो सब ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। देन जो ये सब पावर थी ट्रूप्स की, कोर्ट्स की, वो सब किसको दे दी गई? कलेक्टर को, जो कि एक न्यू सेंटर ऑफ पावर निकल कर आया। देन पेमेंट की बात करते हैं कि अब ज़मींदार अकेला थोड़ी ना सबके पास, पीजेंट के पास जाएगा पेमेंट लेने, रिवेन्यू लेने। तो वो खुद अपने एजेंट्स रखता था, जिनका नाम था अम्ल, जो कि क्या करते थे, सबके पास रिवेन्यू लेकर आते थे। अब जो रिच रियोट्स थे, जो रिच पीजेंट्स थे और विलेज हेडमैन थे, उनको यहाँ पर स्पेसिफाई किया है उनका नेम, वो है जोटीदार्स। इन्हें जोटीदार्स भी बोलते थे, और मंडल्स। अब ये क्या करते थे, जो रिवेन्यू है वो देते नहीं थे ज़मींदार के एजेंट्स को, उनको भगा देते थे। अब इनको ये करने में क्या क्या मिलता था? बस कुछ नहीं, इनको बस एक तरह से खुशी मिलती थी इनको ये सब करने में। देन ज़मींदार्स कुड अप्रोच टू जुडिशरी बट लॉन्ग प्रोसेस। अब ज़मींदार्स को अगर रिवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं पीजेंट्स, तो ज़मींदार जुडिशरी जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं जाता था क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस होते थे कोर्ट के अंदर। जिसमें एक एग्जांपल दिया है कि 1798 के अंदर 30,000 पेंडिंग केसेस थे कोर्ट के अंदर, इसलिए ज़मींदार जुडिशरी जाना पसंद नहीं करता था। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब हेडिंग को कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ लाता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड।